नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय क्या रहने वाला है, जो मंडी सचिव की जो मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग करी गई है उसके संबंधित कौन कौन सी योग्यता है, अर्थात कौन कौन से योग्य हैं फॉर्म भरने के लिए, उसी को लेकर के है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के द्वारा सवाल पूछे गए थे कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म लोग भर सकते हैं का तात्पर्य शॉर्ट लिस्टेड लोगों की बात की जा रही है, जो 134 पदों को लेकर के शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई थी। तो बाकी एक आप लोगों के लिए सूचना है दोस्तों, अगर आप लोग मंडी सचिव के लिए क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इन दोनों में से आप कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल ज्वाइन कीजिए और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट बना दी गई है मंडी सचिव को लेकर के, अभी हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे और आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो खैर, पहले योग्यता को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग शॉर्ट लिस्टेड जो हुए हैं वो लोग कौन कौन से लोग उसमें फॉर्म भरें। तो हार्ता को अगर हम देखें, जो नोटिफिकेशन इसका आया हुआ था उसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया था। जैसे इसमें कहा गया था कि अनिवार्य अर्हता, पेज नंबर 9 पर है, पॉइंट नंबर 6। तो इसमें कहा गया था कि सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के जो सीधी भर्ती का आयोजन करा जा रहा है उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में स्नातक से उपाधि होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें तो क्लियर है, कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हैं। जैसे विज्ञान की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो विज्ञान वर्ग है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसके अंतर्गत कई डिग्रियां शामिल होती हैं, अभी हम वह भी बात करेंगे कौन कौन सी इसके अंतर्गत डिग्री दोस्तों शामिल है। तो खैर, इसमें जो लोग सीधे तौर पर एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखा है जिन लोगों ने, वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन कर रखा है वो भी भर सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में कर रखा है वो लोग भी, अगर स्नातक की उनके पास उपाधि है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र और वाणिज्य ये जिनके पास है ये तो आप फार्म ये भी भर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं विज्ञान वर्ग की, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अक्सर डाउट इसी वर्ग को लेकर के आए थे, विज्ञान वर्ग। तो अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि विज्ञान वर्ग में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी डिग्री दोस्तों शामिल, मैंने चेक करा था तो साइंस वर्ग में कौन कौन सी डिग्री शामिल है। तो बैचलर ऑफ साइंस अर्थात जिन लोगों ने साइंस से बीएससी कर रखा है, जिनके पास विज्ञान वर्ग, बायोलॉजी वगैरह जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में अपना बीएससी में लिया हुआ है तो वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस, अरे ये इसमें क्या ही जाना एमबीबीएस और बीएमएस वगैरह में। अगर आप सीधे तौर पर इसमें देखें साइंस वर्ग, विज्ञान वर्ग की अगर बात की जा रही है तो जिन लोगों ने बायोलॉजी वगैरह बीएससी में लिया है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक वगैरह आप देख सकते हैं विज्ञान वर्ग में दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि उसमें जैसे अन्य एग्रीकल्चर को लेकर के परिभाषित किया गया है कि इसमें कौन कौन से एग्रीकल्चर में कौन कौन सी अगर डिग्री कर रखा है जो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे उसमें बता दिया गया है कि इकोनॉमिक्स से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो फॉर्म भर सकते हैं, या एग्रीकल्चर से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान उसमें दिया गया है, विज्ञान को परिभाषित नहीं किया गया। तो विज्ञान में कई सारी डिग्रियाँ आती हैं दोस्तों। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो आयोग है यूपीपीएससी, वो समकक्ष योग्यता को लेकर के अक्सर विवादों में रहता है। समकक्ष योग्यता को लेकर के अक्सर विवादों में रहता है। समकक्ष योग्यता का तात्पर्य क्या है, कोई निर्धारित इसकी परिभाषा तो है नहीं दोस्तों। वो अपने आप मनमानी तौर पर भी अलाउ कर सकते हैं कि हाँ इन लोगों को लिया जाएगा, इन लोगों को नहीं लिया जाएगा। तो ये काफ़ी एक बड़ा शब्द है, काफ़ी बड़ा व्यापक शब्द है, तो इसके अंतर्गत कई डिग्रियाँ शामिल हो सकती हैं। खैर, अगर अपने मुद्दे की बात करें जो विज्ञान वर्ग है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं विज्ञान वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी डिग्रियां शामिल हैं। बाकी का आयोग के ऊपर है वो क्या फैसला लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ये तो खैर हम नहीं बता सकते। अब अगर आंकड़ों की हम बात करें, जो आंकड़े बता रहे हैं तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे, हवाई वाली कोई बातचीत नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बीटेक वगैरह ये सभी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत शामिल हैं दोस्तों। और बाकी आप लोग फॉर्म भर दीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कभी बेकार नहीं होती, आगे किसी न किसी रूप में काम आती ही है दोस्तों।
अब आते हैं अपने सिलेबस पे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि योग्यता को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फॉर्म दोस्तों भर दीजिए। देखिए, ये देख भी सकते हैं आप लोग, इसमें सिर्फ विज्ञान लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है? विज्ञान लिखा हुआ है और कृषि विपणन लिखा हुआ है। ये तो चलो समझ में आता है कि कुछ, हाँ, एग्रीकल्चर वाले ज़रूर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कृषि अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ है और अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, या जिन लोगों ने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लिया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है? सिर्फ इकोनॉमिक्स। एक मित्र के द्वारा कमेंट किया गया था कि उन, शायद जहाँ तक मैंने उनकी बात समझी थी, उन्होंने यह कहा था कि उनके पास 3 वर्ष का जैसे ग्रेजुएशन है दोस्तों, ABC 3 वर्ष का ग्रेजुएशन है। तो उनके द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने 2 वर्ष इकोनॉमिक्स लिया है। उनके पास 2 वर्ष इकोनॉमिक्स है और तीसरे वर्ष में शायद उनके सब्जेक्ट बदल गए। मुझे पूरी उनकी क्लियर बात समझ में नहीं आई, जहाँ तक मैं समझ सका उस आधार पर बता रहा हूँ। तो जैसे अगर TGT PGT की जो वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें कॉम्बिनेशन बनना अनिवार्य होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी तो इसके बारे में नहीं है, किंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो 3 वर्षों में अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी आप उसमें भर सकते हैं फॉर्म। जैसे कि उसमें अलग अलग TGT PGT वगैरह में अलग अलग वैकेंसी आती हैं। एग्रीकल्चर की अलग आ गई, साइंस की अलग है, पॉलिटिक्स की अलग है और इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है। तो इस प्रकार उसमें वैकेंसी वगैरह आती हैं। तो उसमें मैं मान लीजिए कि किसी ने BA कर रखा है, तो BA में सब्जेक्ट जो होती हैं प्रत्येक वर्ष बदलती रहती हैं। तो उसमें एक विषय का आपके पास कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य होता है। मान लीजिए आपके पास पहले सत्र में, पहले वर्ष में आपने सब्जेक्ट ली ABC, दूसरे वर्ष आपने ली BCD, ठीक है। तीसरे वर्ष कौन सी ली आपने? BCA कर दी। तो इसमें तीनों वर्ष कौन सी सब्जेक्ट कॉमन रही? B आपकी देखिए तीनों वर्ष कॉमन रही है, B तीनों वर्ष कॉमन रही। तो कहने का तात्पर्य है जो B वाली वैकेंसी आएंगी, B आप मान लीजिए पॉलिटिक्स की है वैकेंसी, ठीक है, तो जो आपकी B वाली वैकेंसी आएंगी तो आपका B का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे पॉलिटिक्स में। बाकी आप देखिए इसमें A C अलग है, इसमें C व D अलग है और इसमें C इसमें भी है। तो C से भी आपका कॉम्बिनेशन देखिए बन रहा है। तो मान लीजिए C की इंग्लिश हो गई, इंग्लिश वाली वैकेंसी हो गई, तो आप इसके तहत भी फॉर्म भर पाएंगे। तो उनके द्वारा उनका सवाल था, जहाँ तक मैं समझ पाया था, कि उनके पास ग्रेजुएशन में 2 वर्षों तक इकोनॉमिक्स रहा है और तीसरे वर्ष उनका बदल गया है। तो अब अगर आप फॉर्म भरना चाहें दोस्त भाई तो आप भर सकते हैं। बाकी का मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, मैंने कई लोगों से पूछा था, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे भी इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने भी यही बताया था। तो आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी भी कीजिए, बाकी का फैसला आयोग पर डाल दीजिए दोस्तों। और बाकी की रही बात, आप लोग देख चुके हैं योग्यता को लेकर के कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भरें दोस्तों। तो ये तो हो गई योग्यता को लेकर के बात, ठीक है। जिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं कृषि अर्थशास्त्र, ये लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अधिमानी अर्हता की बात करें, अधिमानी अर्हता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा SICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान जो है दिया जाएगा। तो ये तो हो गई योग्यता। उम्मीद है योग्यता को लेकर के कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, बाकी का फैसला, अंतिम फैसला तो आयोग का ही रहेगा। जैसा भी वो उचित समझे उचित फैसला लें। और अगर आप पहले ही फॉर्म नहीं भरेंगे इस कन्फ्यूजन में कि हम लोग फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप वाले लोग इसमें फॉर्म भरें, कौन कौन से लोग ग्रुप वाले फॉर्म ना भरें, पहली बात तो सेलेक्ट होना ही मुश्किल है। अगर आप सेलेक्ट हो गए और कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आपको दिक्कत रह जाएगी। 100% कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ आप फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए जाकर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब थोड़ा पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं, पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम को चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, कैसे क्या आपको पढ़ना है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के
134 पदें होती यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी पहले तो ये देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को पाठ्यक्रम पता तो होगा ही, खैर मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ा ये चर्चा हो जाएगी तो आपको पता हो जाएगा कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से क्या चीज़ नहीं पढ़नी। तो जैसे कि इसमें दिया गया कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, दोस्तों इसमें इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन ज़्यादा है। तो इसमें कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन, मंडी संबंधी ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। और ये काफ़ी बड़ा भाग है, इसका वेटेज काफ़ी ठीक ठाक है, 20 नंबर। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। हिंदी आपकी जो आएगी 15 नंबर की आएगी। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 नंबर की आएगी। सामान्य जानकारी 15 नंबर की आएगी। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में जो समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान है वो 15 मिनट का आएगा। 15 मिनट नहीं दोस्तों, 15 प्रश्न का आएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारी है वो 20 नंबर की करीब आएगी। हालांकि अब कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारी है वो तो कंपलसरी कर दिया गया है UPSSC के द्वारा। संभवतः प्रत्येक पेपर में अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। निर्धारित कर दिया गया है कि 20 नंबर का UPGK और 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा ही जाएगा। बाकी का बचा है जो, अब उसको एक एक करके समझते हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे हिंदी को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया कि हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। हिंदी भाषा का ज्ञान, उनकी समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें कोई टॉपिक नहीं दिया गया है कि कौन सा अलंकार, रस, छंद या क्या पूछा जाएगा। आपको पूरी हिंदी पढ़नी है, बस ऐसे लिख दिया गया है, तो ये काफ़ी चीज़ें जटिल हो जाती हैं। अब इसमें दिया गया, देखिए मैंने कहा इसमें इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जिसकी इकोनॉमिक्स, जैसे जिसने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी। कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, शुरुआती दौर से ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर रही है। तो कृषि आधारित भारतीय अवस्था, तो भारत का जो कृषि व्यापार है, कृषि संबंधी जो सेक्टर है, उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। स्टैटिक्स, सांख्यिकी, वाणिज्य। अच्छा, सांख्यिकी की मैंने AGTA के लिए क्लासेस करा रखी हैं, तो इनको भी मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिए। वाणिज्य की भी मैंने AGTA के लिए क्लासेस करा रखी हैं दोस्तों, इसको भी आप पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। अच्छा, आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी की एग्रीकल्चर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर, जो कौन सा ज़िला किस फसल में अपना अहम योगदान प्रदान करता है। जैसे गेहूं की उत्पादकता किस ज़िले की सर्वाधिक है, या आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये सब चीज़ें जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब मेन इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कौन कौन सा है। भारत में राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश की अवधारणा। जो राष्ट्रीय आय कितनी है, बचत क्या है, निवेश क्या है, कहाँ पर किन सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। मुद्रा और पूंजी बाजार, इसमें काफ़ी एक बड़ा टॉपिक दिया गया है। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, 1-2 नंबर का आप तो प्रश्न इससे रख लीजिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली से RBI काफ़ी चर्चे में भी है इस वक्त। तो अच्छा, पेपर का जो पैटर्न बदल रहा है, करंट से रिलेट होकर के चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर आप पुराने पेपर देखें जो अभी हाल ही में UPSSC के द्वारा कराए जा रहे हैं। मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट मैंने दोस्तों जो केंद्रीय बजट अभी पेश हुआ है उसको मैंने कराया हुआ है, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि AGTA और मंडी सचिव के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित उसमें परियोजनाएं की जो घोषणा करी गई है, मैंने उन सबको आपको अच्छे से विस्तारपूर्वक बताया हुआ है, तो आप उसको अवश्य करें। भारत में आर्थिक योजना, रणनीतियाँ, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ और नीति आयोग। अब तो खैर ये पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग कर दिया गया, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नीति आयोग के साथ साथ योजना आयोग को भी पढ़ना। बुनियादी ढांचे का विकास, समस्याएं और संभावनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ये टॉपिक एक गंभीर टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। और इसमें करंट भी दिया गया, वर्तमान आर्थिक घटनाएं और आंकड़े जो भी हैं उन पर भी आपको नज़र बनाए रखनी है। और ये पोस्ट ठीक ठाक है, तो आपको मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। भारतीय सांख्यिकी जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या उसके बारे में जो 2011 में आंकड़े जारी हुए थे, आपको उनको पढ़ना है। और बैंकिंग सेक्टर अभी ऊपर भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया, धन और बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में रुझान, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, CSO, NSO,
भारतीय सांख्यिकी प्रणाली CSO NSSO अर्थात किसके द्वारा आंकड़ों को जारी किया जाता है, ये सभी दोस्तों आपको पढ़ना है। व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप में उनकी विशिष्ट विशेषताएं, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग कार्य, जो केंद्रीय बैंक आपकी है RBI, इसके कौन कौन से कार्य हैं, ऋण नियंत्रण, पूंजी पर्याप्त मानदंड, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, मूल्य वर्धित लेखांकन के मूल्य तत्व, विदेश व्यापार, आयात और निर्यात व्यापार, जो आयात और निर्यात को लेकर के जो आंकड़े जारी होते हैं समय समय पर, उनको आपको पढ़ना है कि कितना भारत का आयात रहा, कितना निर्यात रहा, व्यापार संतुलन में है या घाटे में है, इन सब चीज़ों पर आपको नज़र बनाए रखनी। और अभी अमेरिका हाल ही में रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगाने की बात कर रहा है, तो आपको ये सभी आंकड़े दोस्तों पढ़ने हैं। निर्यात व्यापार की प्रक्रियाएँ, वित्त पोषण, निर्यात प्रोत्साहन, तकनीकी प्रोत्साहन, एग्जिम बैंक, बीमा। एग्जिम बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। बीमा वैश्विक परिदृश्य में जीवन, समुद्री और सामान्य बीमा, बीमा व्यवसाय के सिद्धांत और व्यवहार, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित मैंने करीब 3 से 4 घंटे की क्लास कराई हुई है, उसी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी, आप उसको कर लीजिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर कोई जैसे किसी प्रकार की फसल से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद है कि उसी से आ जाना चाहिए। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है? भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो गई और चकबंदी योजनाएं जो चलाई गई हैं उनको प्रभावशाली तौर पर उनका ना लागू हो पाना, ये सभी दोस्तों आपको पढ़ने हैं। कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की जो प्रमुख क्रांतियाँ हैं कौन कौन सी हैं? कृषि जोत भारत के कृषि जोत का आकार क्या है? उत्तर प्रदेश में फसल सघनता कितनी है? भारत की फसल सघनता कितनी है? ये सभी आपको पढ़ने हैं। भारत की प्रमुख फसलें, मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कि गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और मक्के का उत्पादन, किसी प्रकार की जो फसलें हैं उनका उत्पादन आपको पढ़ना है, कौन कौन से राज्य अग्रणी हिस्सा अपना कवर करते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इनाम, ये आपको विपणन से संबंधित है। तो विपणन के टॉपिक में काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने इनाम पर चर्चा करी है। इनाम से अगर कोई प्रश्न आएगा तो वहाँ से बाहर नहीं आएगा, आप इसको ज़रूर करिए। और इनाम दोस्तों अभी चर्चा में भी रहा है। इनाम चर्चा में भी क्यों रहा है? तो उसकी एक अपनी वजह है जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चे में रहा है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अच्छा, इनाम काफ़ी चर्चित टॉपिक होने की वजह से समय समय पर दोस्तों इससे प्रश्न आते रहते हैं। इनाम चर्चा में क्यों आया था? तो इसमें जो करीब 10 नई वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया था। क्यों आया था मैं थोड़ा बताया दे रहा हूँ, हो सकता है यही आ जाए आपके एग्जाम में। 10 नई वस्तुएं इसमें शामिल की गई थी। तो अब इसमें जो वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई है? करीब जो कृषि उत्पाद हैं इनकी कुल संख्या 231 हो गई है। कितनी हो गई? 231 हो गई। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में इनाम में कितनी नई वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो 10 नई वस्तुओं को शामिल किया गया है। और बाकी जब हम अगर क्लासेस करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को विस्तारपूर्वक पढ़ लेंगे। फलों की अगर बात करें इसके अंतर्गत फल ड्रैगन फ्रूट, सब्जियां सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न, मसाले, हींग, सूखे मेथी के पत्ते, ऐसे भी दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। प्रसंस्कृत और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास, ये सभी आपको पढ़ना है। प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, नाबार्ड, नेफेड, कृषि विपणन, मंडी परिषद से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाएं तथा नवीनतम आंकड़े, ये सभी आपको पढ़ने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास बीमा निगम लिमिटेड, नाबार्ड दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कृषि अर्थशास्त्र जो एक योजनाओं को लेकर के मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसको आप कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया। नेफेड के बारे में ही पढ़ाया है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, इसके 2-3 लेक्चर हैं, उनको पढ़ लीजिए, यहीं से आपको जो भी आना हो आ जाएगा इसमें। और राज्य की योजनाएं दोस्तों आप देख सकते हैं, आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो राज्य की योजनाएं आपको पढ़नी है, क्योंकि और ये योजनाएं पढ़नी कौन सी हैं? जो हाल ही में चर्चा में रही वो पढ़नी है। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है बजट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अभी 20 फरवरी को शायद उत्तर प्रदेश का बजट दोस्तों पेश होने जा रहा है, जो मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति मिली है।
तो 20 फरवरी से बजट आपका प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो मैं आपको उसकी अच्छे से क्लासेस करा दूंगा, आपको पढ़ना है। उसी में जो भी राज्य सरकार की नई योजनाएं हैं वो सभी उसमें शामिल करी जाएंगी, और काफ़ी जो पूरे वर्ष भर जो काफ़ी चर्चे में रही हैं उनको आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, नीतियां, नवीनतम तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में अपनाए जा रहे संसाधनों पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी को दोस्तों कुछ विशेष तौर पर परिभाषित नहीं किया गया, तो आपको पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। जो भी ज़रूरी आंकड़े हैं, जो भी ज़रूरी टॉपिक हैं दोस्तों, वो सब भी आप लोग पढ़ लीजिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण, आपको रीजनिंग, इसमें भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिए गए कि कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, क्या कुछ आएगा, ऐसी कोई बात नहीं करी गई इसमें। तर्क करने अभ्यर्थी की योग्यता को मापना, इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे: अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने, बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। सामान्य जानकारी में क्या क्या पढ़ना है आपको, अब तो खैर समय कम है, बस रिवीजन कर पाएँ जितना उतना करें। कुछ खास इसमें भी कोई टॉपिक नहीं, बस इतना दिया गया है। समसामयिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको पढ़नी है, और प्रतिदिन जो अनुभव में आने वाली चीज़ें, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राज्य व्यवस्था, संविधान इत्यादि से अब इसमें दे दिया गया। देखिए क्या क्या दिया गया: राज्य व्यवस्था, संविधान, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक। अब इतना आप कितने दिनों में पढ़ लेंगे आप, विशेषकर भारत से संबंधित जिनकी एक निश्चित व्यक्ति की आशा की जाती है। और कंप्यूटर आपका क्या दिया गया, कंप्यूटर में आप देख लीजिए: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट, ईमेल, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड एक्सेल प्रोसेसिंग, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, ये सभी इसमें दोस्तों आएंगे। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, ये सभी आपको पढ़ने हैं दोस्तों। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें दिया गया है कि समसामयिकी घटनाएं, अर्थात उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। तो हमारे चैनल पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, सप्ताह में एक क्लास आपको वहाँ पर मिलती है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ वो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगी। और इसमें इतिहास, संस्कृत कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, खान, खनिज, अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर। आपको अभी हमने बताया था जो जीएस का जो आपका शुरुआती दौर का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर भी कृषि की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान, जो कृषि उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चर उत्पादन होता है उसका मंडी संबंधी ज्ञान भी आपको होना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, और यहाँ पर तो स्पेशल जो उत्तर प्रदेश है 20 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला, यहाँ पर तो एग्रीकल्चर की बात करी ही जा रही है। तो इसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिकी घटनाएं, ये सभी आपको पढ़नी है दोस्तों। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी आपके मन में डाउट चल रहे थे विभिन्न प्रकार की योग्यता को लेकर के या थोड़ा सिलेबस को लेकर के, अब आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बाकी आप लोगों का जैसा भी रिस्पांस रहेगा वैसे कदम उठाए जाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा दोस्तों तो मैं एक स्ट्रेटजी को लेकर के एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि किसी भी वो एक अक्सर कहावत है कि अगर आपको सफल होना है तो आपकी रणनीति उसमें एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है कि आपकी रणनीति क्या है और आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं। तो खैर ठीक है, मिलते हैं अगले दिन दोस्तों हम सभी लोग। धन्यवाद।